राधे राधे दोस्तों। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। वह असफल तब होता है जब वह ये मान ले कि वह अब जीत नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और अच्छे से अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, अप एंड डाउन्स हो, आप उन सभी से आगे बढ़ते हुए पढ़ाई ज़रूर करिएगा। सुबह का वही मेरा डेली रूटीन जो होता ही है, 5 बजे उठ के घर का सारा काम करके मैं अपनी बेटी के लिए अब टिफ़िन बना रही थी और उसे सूजी के चीले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं उसके लिए वही बना रही थी टिफ़िन में। और जो मेरी स्टडी है वो ठीक ठाक ही चल रही है। अभी हमारे पास लगभग अप्रैल ऑलमोस्ट चला गया है, हमारे पास मई और जून का टाइम है और चांसेस यही है कि जुलाई या अगस्त में डीएसएसबी का एग्ज़ाम होगा और मोस्टली चांसेस ये हैं कि जुलाई मिड के बाद ही डीएसएसबी का एग्ज़ाम होगा। और उत्तराखंड एलटी का तो आपको पता ही है कि जुलाई के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसलिए प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढील हमको नहीं बरतनी है, क्योंकि जहाँ प्रिपरेशन में ढील हुई वहाँ फिर हम पीछे रह जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि ये जो टाइम है हमारा, ये प्रीसियस टाइम है, इसको हम बिल्कुल भी ना गंवाएं, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ना वो इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम जैसा सोचेंगे ना हम वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे हमसे नहीं हो रहा है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे, तो हो सकता है कि हम 6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई मैनेज ना कर पाएँ, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे हम जैसे भी हो सके पॉजिटिवली निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे हमसे नहीं हो रहा है, तो वो 3-4 घंटे भी हम नहीं निकाल पाएंगे। और फिर बोलते हैं ना कि कोई चीज़ ना होने से बेटर है कि कुछ चीज़ हो जाए। मतलब ज़ीरो से तो अच्छा ही है ना कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाएं। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी खेल है वो सारा दिमाग का है, सारा सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बोझ के तरीके से ना लें कि ये बोझ है, क्योंकि अगर आप बोझ के तरीके से लेंगे ना तो वो भी आपको बोझ के तरीके से ही लेगी। क्योंकि जब आप पढ़ाई अनइंटरेस्टेड होके करेंगे, बिल्कुल भी इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे, तो आपको केवल ये होगा कि आप रट रहे हैं, वो ठीक से समझ नहीं आएगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है जैसे हम क्लास में कोई क्वेश्चन रट उठ के चले आते थे और वही क्वेश्चन आ जाता था। सारे क्वेश्चंस, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल भी बोझ ना समझें। ये मत सोचिए कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। आपको पता है कोई भी कंपटीशन हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी हो, बैंक हो, टीचिंग लाइन हो, यूपीएससी हो, पूरा सिलेबस कवर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है और नहीं हो पाता है, इतना वास्ट सिलेबस होता है। लेकिन जितना आप कर रहे हैं, आप 100% ना करके अगर 80% कर रहे हैं, तो वो 80% आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए। वो सिलेबस आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, जितना भी आपने किया है उसको बार बार अच्छे से बार बार पढ़िए कि जितना आपको आता है वो, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है वो आपका छूटे ना। ऐसा ना हो कि उसमें से कोई क्वेश्चन आता है और आपको लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ये जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है एग्ज़ाम के टाइम पे कि कोई क्वेश्चन ऐसा जो हमने पढ़ा हो, जिसके हमने नोट्स बनाए हों, लेकिन हम उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी होता है जब हम रिवीजन नहीं करते हैं बार बार। तो इसलिए मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि रिवीजन ज़रूर करिएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं उतना आपका परफेक्ट होना चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी ना आए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सुबह मैं अपने बेटे के साथ वही वोकैब कर रही थी, क्योंकि जब वो खेलता है तो मैं खेलते खेलते वोकैब लर्न कर लेती हूँ, उसमें इतना दिमाग तो लगाना नहीं पड़ता है। तो वही मैंने लगभग 50 वोकैब कर ली थी और 50 आइडियम फ्रेजेस कर लिए थे। उसके बाद दिन में सारे काम वाम निपटाने के बाद अब जब भी वो दोबारा सोएगा, दोबारा नहीं, पहली बार में ही सोएगा सो के उठने के बाद सुबह, तो सुबह जब वो खेलता रहता है तब मैं अपना आइडियम फ्रेजेस और वोकैब कर लेती हूँ। उसके बाद जब भी वो दिन में सोता है, उसके बाद मैं ऐसा सब्जेक्ट उठाती हूँ कि जिसमें दिमाग लगाने वाला काम हो, जो ऐसे ही खेलते कूदते नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ मैं तब करती हूँ दिन में।
फिर रात में भी मेरे को 2-2.5 घंटे मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं तब निकाल लेती हूँ। तो ऐसे ही आपको भी टाइम मैनेज करना है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आपकी शादी हुई हो नहीं हुई हो, क्योंकि अगर शादी नहीं होती है तो फिर भी हमें टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर हमारी शादी हो गई है और ऊपर से हमारे बच्चे हों तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना। लेकिन तो वही बात आ जाती है कि अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो बोलते हैं ना ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर हमें टाइम क्यों नहीं मिलेगा, हमें टाइम मिल जाएगा। टाइम निकालने के ऊपर बात है, आप चाहे नींद कम करके निकालिए, कैसे भी निकालिए, लेकिन निकालिए। अब हम बात करते हैं जो जनरल इंग्लिश आती है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप इंग्लिश कैसे कर रही हैं, हिंदी कैसे कर रही हैं। तो जनरल इंग्लिश जो आती है DSSB में, तो 20 मार्क्स की आती है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको वोकैब में ध्यान देना है, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वोकैब से ही डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, चाहे वो सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, चाहे आइडम फ्रेजेस हो, कैसे भी तरीके के क्वेश्चन हो, तो आइडम फ्रेजेस और वोकैब आपको करनी है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। तो ग्रामर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश विद रानी मैम, इनके 10 आवर्स का पूरा एक मैराथन है, पूरी एक क्लास है जिसमें 60 ग्रामर्स के रूल दिए हुए हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि इंग्लिश विद रानी मैम, तो आपको मिल जाएगा। आपके 60 रूल्स हैं और आप इन 60 रूल्स में आपकी प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। तो 60 रूल्स और प्लस आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाएगी, और आपका आराम से, अगर आपको टाइम नहीं भी मिल पाता है तो भी आप 10 से 15 दिन में थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कभी आधे घंटे कभी 1 घंटे निकाल के आप इसको आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो आपको इसको 4-5 दिन में ही 2-2 घंटे करके ही कंप्लीट कर लेंगे। तो वहाँ से आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा आपको मैंने वोकैब के लिए ब्लैक बुक बताई हुई है, वोकैब आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके 20 मार्क्स की जो इंग्लिश है वो हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं यूके एल टी में जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपका 30 मार्क्स का आ रहा है पेडागोजी, और साथ ही आपका रीजनिंग आ रहा है, और आपकी आ रही है जीके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें है ना वो 30 मार्क्स की पेडागोजी है। 30 मार्क्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो है वो 10-10 मार्क्स का है। और 10-10 मार्क्स के जीके के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस 10 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी सब ये सब आ रहा है, उत्तराखंड भी आ रहा है। तो आप केवल उसे इम्पॉर्टेंट पढ़िएगा, क्योंकि सारा पढ़ने के चक्कर में आप सब्जेक्ट छूट जाए या फिर आपकी पेडागोजी छूट जाए तो वो सही बात नहीं है। तो सबसे मेन फोकस आपको रखना है अपने सब्जेक्ट में और साथ ही पेडागोजी में। उसके बाद रीजनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा। उसके आप डेली 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, आधा घंटा रोज़ रीजनिंग को दीजिए। आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च मारेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि रोज़ कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस से ही ज़्यादा अच्छे से आपको आएगी। अगर कोई टॉपिक आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च मार के पहले उस टॉपिक को कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप थोड़े 1-2 साल से भी कर रहे होंगे तैयारी, या आपने पहले कभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो रीजनिंग आपको पता है किस टाइप की आती है। तो आप क्या करेंगे, रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ आप 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रीजनिंग हो गया। पेडागोजी के लिए नित्या मैम की नित्या क्लासेस हैं, उसमें पेडागोजी कराई जा रही है, उसमें एक सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपनी पेडागोजी भी कर सकते हैं, और साथ में आपके पास जो भी साइकोलॉजी की बीएड की बुक्स होंगी और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नीतियाँ वगैरह हैं वो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। तो कुछ एक्ट वगैरह हैं तो वो यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे। तो आप पेडागोजी में मेन फोकस रखिएगा, सब्जेक्ट में रखिएगा, और रीजनिंग आपका हो ही गया। लेकिन जीके जो है उसमें बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है। टाइम है तो आप तैयारी करिए स्पेशल उसकी भी, अदरवाइज़ आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए। और इस टाइम को ये समझ लीजिए कि आपको इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, हर चीज़ से कट ऑफ हो जाइए। सिर्फ अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। आज मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने ऑफिस से ऑफ लिया था, तो आज मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया पढ़ने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चों को मैं देख लूँगा, तुम पढ़ाई कर लो। तो मैंने सुबह भी थोड़ी पढ़ाई कर ली थी, और दिन के टाइम भी शाम को मैं फ़िज़िक्स के नोट्स बना रही थी।
और मैं फ़िज़िक्स के नोट्स भी साथ साथ में बना रही हूँ और साथ ही अपना DSSB का भी तैयारी साथ साथ में कर रही हूँ। और शाम को खाना वाना खाने के बाद अब मेरे को अपनी बेटी को भी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि स्कूल डाल दिया है, तो उसके काफ़ी सारे काम हो जाते हैं स्कूल के। कभी होमवर्क कराना होता है, कभी कोई एक्टिविटी दी होती है तो वो करवाना होता है, क्योंकि हम अपने पढ़ाई के चक्कर में तो बच्चों को नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि उनका जो ये है ना, ये बेस है। अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा ढंग से तो फिर आगे भी वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा, अपने आप को भी, अपने घर परिवार को भी, सबको मैनेज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मानती हूँ स्ट्रगल बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि जीवन जो है ना वो संघर्ष का ही नाम है। अभी हाल फिलहाल में ही UPSC के रिज़ल्ट आए, तो मतलब मुझे इतना, मतलब अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। UPSC का रिज़ल्ट अगर आप डालेंगे तो उसमें एक स्टोरी थी, कुणाल सर हैं एक, उन्होंने 12 अटेम्प्ट्स दिए हैं UPSC के, जिसमें से 7 बार उन्होंने मेंस दिया है और 5 बार उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, फिर भी आज तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि 12 अटेम्प्ट देना UPSC का वो ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर उन्होंने 12 अटेम्प्ट दिए हैं, दैट मीन्स आप खुद सोचिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, क्योंकि हर बार असफलता जब हाथ लगती है ना तो इंसान का मन ही नहीं करता है नेक्स्ट टाइम कि हम कोई चीज़ करें। आप खुद सोचिए, जब हम 1 बार 2 बार एग्ज़ाम देते हैं और हम नहीं निकल पाते हैं तो हमारा मन ख़राब हो जाता है। तो आप सोचिए कि उनका स्ट्रगल कितना बड़ा है। मतलब एक जो UPSC एस्पिरेंट जो निकल गया है और एक जो UPSC एस्पिरेंट 12 अटेम्प्ट्स देने के बाद मेंस भी दिया है, 5 बार उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, और कहते हैं ना कि बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंचने के बाद जब आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती है तब बहुत बुरा लगता है। तो ये सब कुछ चीज़ें उन्होंने झेली हैं, फिर भी वो संघर्ष करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे इंसान को तो सैल्यूट है। आपको भी इस तरीके से ही बनना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सफलता कभी भी मिले, लेकिन हमें अपनी होप रखनी है कि मिलेगी ज़रूर। इसी आशा के साथ हमें पढ़ाई करते रहना है। हो सकता है कि सफलता पाते पाते कई बार असफलताएं हाथ आएँ, तो उन असफलता से कुछ सीखना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अगर जिस दिन हमने हार मान ली ना तो उस दिन फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उस दिन के बाद फिर एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आप कोई चीज़ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब आपने अपने सपने के लिए कुछ नहीं कर पाए तो आप कोई और चीज़ क्या करेंगे। जो आपका सपना है उसे पूरा करने के लिए तो आपको जी जान लगा देनी है। आप 1 बार असफलता आए, 2 बार आए, 3 बार आए, जितनी बार आए आपको उससे आगे बढ़ना ही होगा। अब रात के टाइम में फिर से अपनी बेटी को पढ़ाने के बाद, उसकी हैंड पेंटिंग कराने के बाद, होमवर्क एक्टिविटी कराने के बाद बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और मैं अभी फ़ोन से टेक्स्ट बुक से अपने सब्जेक्ट कंसर्न जो मेरा मैथ्स है उसके क्वेश्चंस कर रही थी। उसमें 6 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो टाइमर लगा होता है, तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है और ऑन द स्पॉट आपको मिल जाता है कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है।